डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अगेन आज मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट विल बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फार्मासिस्ट एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, डीजीपेट, डीसीओ एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फार्मासिस्ट भी वो स्पेशली मैं चाहे राजस्थान की बात करूं, यहाँ पे राजस्थान की बात करूं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करूं या यूपी की बात करूं, चाहे मैं एमपी में जो अभी व्यापम में निकली हुई है उसकी बात करूं, उन्हीं सभी को मैं ध्यान में रखते हुए या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितनी भी एग्जाम्स होगी फार्मेसी से रिलेटेड या एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड जो भी होगी, जिस तरह भी कॉम्पिटेटिव के एग्जाम्स होंगे उन सभी की बात करूंगा मैं आज। तो फ्रेंड्स देखिएगा कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की बात हो रही है, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं एचईसीपी भी बोलते हैं। एचईसीपी का पहला पार्ट आज लेके आया हूं, मींस आज नया सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम कैसे याद करेंगे, उसके साथ में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन किस तरह से याद करेंगे, वो चीज थ्योरेटिकल पार्ट को याद कैसे रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, ये सारी चीज बताने वाला हूं। इसके अलावा अपन यहाँ पे मैं यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में भी बता चुका हूँ। हॉस्पिटल फार्मेसी और यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करूंगा या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा, यहाँ पे दूसरी यहाँ पे फार्माकोग्नोसी की बात करूंगा। इन सभी के भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट बना रखी है। यहाँ में इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूंगा, इनकी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, उनको इस वीडियो को देखने के बाद में आप उन सभी को देख सकते हैं वन बाय वन, और प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे वीडियो कंटिन्यूस चलेंगे, ताकि आपको बीच में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। ओके, तो आज अपन शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। एचईसीपी का पहला क्वेश्चन, एचईसीपी का पहला क्वेश्चन हेल्थ एजुकेशन की बात हो रही है। कीप इन माइंड, एज पर डब्ल्यूएचओ हेल्थ इज, डब्ल्यूएचओ का मतलब क्या होता है, कीप इन माइंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम बोलते हैं। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। जैसा कि अभी अभी कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, जिसमें डब्ल्यूएचओ का बहुत बड़ा रोल आता है। ज्यादातर कई बार आपने देखा होगा कि डब्ल्यूएचओ के स्टेटमेंट आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे अपन हेल्थ की बात हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है। हेल्थ में बेसिकली कौन कौन से फीचर्स आते हैं। फिजिकल हेल्थ आती है। फिजिकल का मतलब वो फिजिकली फिट है कि नहीं, जो भी पर्सन की बात हो रही है वो फिजिकली फिट है कि नहीं, दौड़ पा रहा है कि नहीं, किस तरह से। दूसरा होता है वो मेंटली फिट है कि नहीं। फ्रेंड्स, मेंटली का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे सोचने की पावर, या फिजिकली जैसे कुछ बच्चे या पेशेंट पागल हो रहते हैं तो वो मेंटली फिट है कि नहीं, वो बात हो रही है। उसके अलावा थर्ड पार्ट आता है सोशियली फिट है कि नहीं। सोशल का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोशल का मतलब वो कोई सोसाइटी में इंटरेक्टिव है, रहेगा नहीं रहेगा, मींस आइसोलेटेड है तो नहीं रहता वो पर्टिकुलर पर्सन। यदि आइसोलेटेड रहता है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं करता है, इसका मतलब वो पर्सन सोशल नहीं है, इसका मतलब वो हेल्थी नहीं है। तो कीप इन माइंड तीनों वर्ड्स आने चाहिए, ऐसी डेफिनेशन जिसमें फिजिकल भी हो, मेंटल भी हो और सोशल भी हो, तो हम उस कंडीशन को हेल्दी कंडीशन बोलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे पहला आता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, ये नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल और मेंटल हेल्थ नहीं आई यहाँ पे। थर्ड आ रहा है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। मतलब इसका समझना कि या तो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशल वेलबींग हो, इसके साथ में नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ, इसका मतलब समझना किसी भी कंडीशन में उसमें किसी भी तरह की डिजीज या कोई इस तरह की मतलब क्या कहूंगा इसको आप लोग, जैसे कि कुछ कमी नहीं हो, उस तरह की पर्सन को हम क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो गया। तो ये है हमारा आंसर सी। ओके।
कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो हेल्थ इंडिकेटर्स आर द इंडिकेशन ऑफ। हेल्थ इंडिकेटर्स किसके हैं फ्रेंड्स? हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली क्या बताते हैं? हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी बताते हैं। पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसा कि वो कम्युनिटी है, जैसा सपोज एक हमारा एरिया है, एक हमारी कॉलोनी है, उसका स्टेटस है, तो उसकी बात कर रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ना किसी डिजीज की बात कर रहे हैं, ना पर्टिकुलर वार्ड की बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है तो वो हेल्थ इंडिकेटर हो गया। तो एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर इसका ये होता है, आंसर ए, दैट इज हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी की बात हो रही है। ओके, Come to the friends next question, question number third, which is health indicator। हेल्थ इंडिकेटर में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं देखिएगा, मैं आपको सारे पैरामीटर्स बता देता हूं। यहाँ पे हालांकि 3 पैरामीटर दे रखे हैं, देखिएगा। हेल्थ इंडिकेटर्स की बात आती है तो पहला हेल्थ इंडिकेटर है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर पेशेंट को कितनी परफेक्टली डिलीवरी मिल रही है, वो चीज आती है। उसके बाद में आता है मोर्टिलिटी इंडिकेटर। मोर्टिलिटी का मतलब पेशेंट कितने मर रहे हैं, वो उसका मतलब होता है। नेक्स्ट आता है मोर्बिडिटी इंडिकेटर। मोर्बिडिटी इंडिकेटर का मतलब होता है कि वो उसमें डिजीज कितनी हो रही है पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। फिर आता है डिसेबिलिटी रेट, मतलब वहां पे अपंगता कितनी है, दिव्यांगता कितनी पर रेट है, वो आती है। नेक्स्ट आता है कौन सा? न्यूट्रिशनल इंडिकेटर। न्यूट्रिशनल इंडिकेटर का मतलब है कि कुपोषणता तो नहीं है, कुपोषिता तो नहीं है क्या। ओके, फिर आता है नेक्स्ट यूटिलाइजेशन रेट का मतलब होगा कि वहां की जो यूजेज, जो हॉस्पिटल्स है या जो दूसरे यूटिलिटीज है, उनका यूटिलाइजेशन किस रेट से हो रहा है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर आता है नेक्स्ट सोशल इंडिकेटर का मतलब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वो कम्युनिटी में सोशल स्टेटस किस तरह का है, वो सोशल इंडिकेटर आता है। और उसके बाद में आता है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर का मतलब है कि उसमें इकोनॉमिक लेवल किस तरह का है। यदि गरीब पर्सन हुआ, गरीब पेशेंट हुआ, तो परफेक्टली उसका हेल्थ इंडिकेशन परफेक्टली नहीं होगा। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा? एनवायरमेंटल इंडिकेटर का मतलब ध्यान दीजिएगा, एक तो बहुत अच्छा एनवायरमेंट में रहता है तो वो कम्युनिटी कंपेरेटिवली बीमार होने की गुंजाइश कम रहती है, या बहुत गंदी या स्लम एरिया में रहता है तो वहां पे डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। इसको अपन हेल्थ इंडिकेटर में भी यूज करते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर का मतलब गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए किस तरह की पॉलिसी यहाँ पे डिजाइन कर रही है और कितनी तरीके से, कितनी परफेक्टली वो लागू हो पा रही है, उसकी बात है यहाँ पे। फिर आता है लास्ट, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर। जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, वो हेल्थ इंडिकेटर। तो ये सारे के सारे फ्रेंड्स जितने भी इंडिकेटर बताए वो हेल्थ इंडिकेटर में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या होगा? न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिकेटर, ये करेक्ट है। एनवायरमेंटल इंडिकेटर, ये भी करेक्ट है। और हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, ये भी है। तो ये हेल्थ पॉलिसी आ गया, एनवायरमेंटल ये वाला आ गया, और न्यूट्रिशनल की बात हो रही है तो देखिएगा न्यूट्रिशनल की बात हो रही है, ये वाला आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ओके फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ आइडियल इंडिकेटर्स आर। फंडामेंटल की बात हो रही है तो देखिएगा, फंडामेंटल का मतलब यहाँ पे देखिएगा कि हेल्थ इंडिकेटर किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे बेसिस रहता है। तो जैसा कि हेल्थ इंडिकेटर का मतलब है कि हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी, और ये इसका फंडामेंटल्स क्या कौन कौन सी है देखिएगा। पहला आता है वैलिडिटी, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की कितनी वैलिडिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है यहाँ पे रिलायबिलिटी की, हम उस पर कितना विश्वास कर पा रहे हैं, ये हो गया। तीसरा आता है यहाँ पे सेंसिटिविटी की, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है कितनी सेंसिटिव है इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे फिजिबिलिटी की, उसकी उसकी जो इंडिकेटर है उसकी कितनी फिजिबिलिटी है, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। और लास्ट में है रिलेवेंस की, रिलेवेंस का मतलब उससे रिलेटेड है कि नहीं, वो बात आती है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी आ रहा है, सेंसिटिविटी भी आ रहा है, फिजिबिलिटी एंड रिलेवेंस भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन
नंबर 5 की बात करें तो मोर्टिलिटी इंडिकेटर एज। मोर्टिलिटी का मतलब देखिएगा, मोर्टिलिटी का मतलब सिंपल में लैंग्वेज, इसकी मोर्टिलिटी का मतलब समझाता हूं या डिक्शनरी के हिसाब से बात करता हूं तो नंबर ऑफ डेथ इन वन पीरियड ऑफ ए टाइम इन वन और इन वन प्लेस, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी डेथ हो रही है पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बोलते हैं मोर्टिलिटी इंडिकेटर। ओके, तो मोर्टिलिटी इंडिकेटर बेसिकली किसको बताता है, डेथ रेट इंडिकेटर कहलाता है, इसको डेथ को बताता है। मींस इसका दूसरे फॉर्म में भी अपन बात कर रहे हैं तो इसका मतलब डेथ रेट बता रहा है कि कितना पर्टिकुलर हो रहा है। ये किस पे डिपेंड करता है, डेथ रेट इंडिकेटर किस पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में क्रॉनिक डिजीज कितनी है। क्रॉनिक डिजीज का मतलब काफी टाइम से डिजीज हो रही है, वो क्रॉनिक डिजीज है, जैसे टीबी और कैंसर वगैरह, वो इस तरह की डायबिटीज होती है, उस तरह की डिजीज को हम क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। ड्यूरेशन बहुत ज्यादा चलती है। सेक्स से रिलेटेड मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल की बात हो रही है, तो उसमें कौन किस तरह की डिजीज रहती है, डेथ वो अलग अलग होती है, डिपेंड्स। इंजरी से की वजह से कितनी डेथ हो रही है वो बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एज से रिलेटेड की जो पेशेंट है वो उसकी डेथ किस एज पे हो रही है वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आता है नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब किसी बैक्टीरिया या वायरस से डिजीज से कोई डिजीज से हो जा रहा है पर्सन, तो अपन उनको इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। ओके, तो ये सारी की सारी बात होगी मोर्टिलिटी और इसके डेथ इंडिकेटर्स की। तो यहाँ पे शायद आपको पहले ही पता लग गया होगा कि ये डेथ रेट इंडिकेटर है, मोर्टिलिटी, तो पहला ही आंसर हो गया, पहला दैट इज डेथ रेट इंडिकेटर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका एक कमेंट हमारे लिए इंस्पिरेशन और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंप्रूवमेंट होता है, तो प्लीज आप अपने चैनल को, इस चैनल को, आपका अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपका जरूर कमेंट करें कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं आप लोग, और ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा तो भी प्लीज कमेंट करें ताकि हमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर एज। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर क्या होता है, कीप इन माइंड देखिएगा। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, रेट ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन, मतलब किस रेट से कोई पर्टिकुलर डिजीज हो रही है उसको अपन मॉर्बिडिटी इंडिकेटर कहते हैं। जैसे अपन बात करें यहाँ पे कोरोना की, कोरोना में यहाँ पे मॉर्बिडिटी इंडिकेटर कितनी थी कि बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से जल्दी से डिजीज वो फैल रही थी। यहाँ पे मॉर्बिडिटी इंडिकेटर पूछा जा सकता है किस तरह का क्वेश्चन, कि जैसे कि कोई डिजीज का नाम बता दे अलग अलग और उसमें कौन सी डिजीज की यहाँ पे मॉर्बिडिटी ज्यादा रहती है उसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। तो देखिएगा आंसर आपको शायद समझ में आ गया होगा, तीसरा ही आंसर है कौन सा, रेट ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन, मतलब किस रेट से बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दैट इज एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर एज। एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझने वाली बात है। तो एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, यदि मैं डिक्शनरी की बात करूं तो इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड प्रपोर्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब समझना, मेजरमेंट और प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसका मतलब इस तरह का है कि किसी पर्सन की हाइट कितनी है, उसकी और उसका वेट कितना है, ये सारी चीज उसकी बात कर रहे हैं। मेजरमेंट समझ में आ गया होगा, प्रपोर्शन का मतलब शायद समझ में आ गया होगा कि उसकी हाइट और वेट कितना है, उससे रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो किस तरह से, जैसे इसका एक पहला पैरामीटर आता है, ये बच्चों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चाइल्ड की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, पहला ये वाला बात हो रही है। स्टंटिंग जिसको HAB बोला जाता है, H/A बोला जाता है। दूसरा आता है फ्रेंड्स वेस्टिंग, जिसको WHA बोला जाता है, H बोला जाता है, W/H बोला जाता है। तीसरा आता है अंडरवेट, जिसको बोलते हैं W/A बोला जाता है। और नेक्स्ट आता है कौन सा, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, दैट इज इसको बोला जाता है MUAC, M फॉर मिड, U फॉर अपर, A फॉर आर्म और C फॉर सर्कमफेरेंस। ओके, तो अपर पार्ट वाले
आर्म के जो मतलब चेस्ट की बात हो रही है, ये वाली कंडीशन कौन सी है, चेस्ट की बात हो रही है, छाती की बात हो रही है। ये 4 पैरामीटर बच्चों की बात हो रही है। और एडल्ट की बात करें तो ये एडल्ट्स की बात होते हैं। एडल्ट्स में क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है, जिसको बीएमआई से जाना जाता है। बीएमआई फाइंड आउट करते हैं जो एडल्ट्स की बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्रिक की बात हो रही है। एंथ्रोपोमेट्रिक का पहली बात हो रही स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज, ये करेक्ट है, ये 5 ईयर आ गया। स्टंटिंग वाला ये वाला बात पूछ रहा है। नेक्स्ट आता है अंडरवेट WA इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज, ये भी करेक्ट है। अंडरवेट का मतलब ये हमारा थर्ड पार्ट पूछ रहा है ये। और नेक्स्ट आता है मिड आर्म सर्कमफेरेंस MUAC इन चिल्ड्रन 5 ईयर एज ऑफ, ये हो गया ये हमारा 4, ये वाला लास्ट वाला बात कह रहा है। इसका मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो उसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ओके friends, come to the question number 8, that is the recommended reporting system of HA comma WH and WA is, कौन सा स्कोर है। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, मैं आप लोगों को याद करवाता हूं। देखना, ये सबसे पहले एंथ्रोपोमेट्री जो अभी अभी मैंने बताया उसकी बात हो रही है। दैट इज मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल। ह्यूमन इंडिविजुअल का यहाँ मेजरमेंट का मतलब यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, यहाँ वेट की बात हो रही है। ओके, हाइट और वेट की बात होती है। हाइट और वेट किसी पर्सन या बच्चे की बात होती है, इन सभी की बात कर रहा हूं। तो एंथ्रोपोमेट्री में पहली बात आती है जिसको अपन बोलते हैं HA। HA बेसिकली क्या होता है, हाइट फॉर एज। इसका मतलब समझना, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, स्टंटिंग बोलते हैं। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर, सपोज जैसे ये कहना चाह रहा है 10 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, यदि 5 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये हाइट और एज का रेशियो बताता है, दैट इज HA। ओके, फिर नेक्स्ट आता है दैट इज WH। WH का मतलब होता है वेट फॉर हाइट। इसका मतलब इस तरह से समझना कि किसी पर्सन की सपोज 5 फीट हाइट है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, ये एग्जैक्ट नॉर्मल कंडीशन होती है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं WH की। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, WA। WA का मतलब होता है वेट फॉर एज। मींस वेट फॉर एज का मतलब सपोज 5 साल का बच्चा है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, ये फिक्स होता है WA। क्लियर। तो इन सभी को हम तीनों कंडीशन को, चाहे HA हो, चाहे WH हो या WA हो, इन तीनों को हम कंबाइनली हम स्टैटिकल मेजरमेंट के तौर पे बताते हैं। या एक पर्टिकुलर स्टैटिकल मेजरमेंट का मतलब एक पर्टिकुलर स्कोर के बारे को हिसाब से बताते हैं। वो स्कोर किस, इन सभी को इंक्लूड करते हुए कौन सा स्कोर कहलाता है, वो स्कोर कहलाता है जेड स्कोर। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, देखिएगा जेड स्कोर हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ए आंसर है, शायद समझ में आ गया होगा। एंथ्रोपोमेट्री की बात है और एंथ्रोपोमेट्री में तीनों पैरामीटर्स है। इन तीनों पैरामीटर्स को स्टैटिकल तौर पे हम जेड स्कोर के में को बताते हैं या काउंट करते हैं या मेजर करते हैं। इन सभी को जेड स्कोर है, ये स्टैटिक्स की बात करता है, तो ये जेड स्कोर की बात कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर इज। हेल्थ केयर डिलीवरी का मतलब समझना कि जो हेल्थ इंडिकेटर का पार्ट था, यदि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, हेल्थ इंडिकेटर का पार्ट था जो हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर है। डिलीवरी में या हेल्थ केयर डिलीवरी का साइज समझ में आ रहा होगा आपको। डॉक्टर की बात हो रही है तो डॉक्टर और पॉपुलेशन, मतलब सपोज 1000 की पॉपुलेशन है तो उस पे कितने डॉक्टर है उसका रेशियो, मतलब कितने डॉक्टर है उसकी बात कर रहा है। और दूसरा उस पे नर्सेज कितनी है 1000 के पॉपुलेशन की पे, तो नर्स का रेशियो आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे कौन सा फार्मासिस्ट पॉपुलेशन रेशियो की, मतलब उस 1000 पे कितने फार्मासिस्ट है वो फार्मासिस्ट पॉपुलेशन रेशियो है। क्यों हम इन तीनों को हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तीनों मिलके ही हेल्थ केयर पार्ट का कब के पार्ट्स होते हैं, चाहे मैं डॉक्टर कहूं, नर्स कहूं या फिर फार्मासिस्ट
फार्मासिस्ट कहूं, ये तीनों मिलके ही किसका हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर डिलीवरी बनाते हैं, जो अपने अपना रोल प्ले करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे डॉक्टर भी आ रहा है, नर्स भी आ रहा है, फार्मासिस्ट भी आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ इज। इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल का मतलब, सोशल का मतलब सामाजिक, मेंटल का मतलब यहाँ पे दिमाग से कि दिमागी हालत उस पर्टिकुलर पर्सन की कैसी है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हेल्थ इंडिकेटर की बात हो रही है, हेल्थ इंडिकेटर में ये हमारा था कौन सा, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फ्रेंड्स यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन में सुसाइड टेंडेंसी तो नहीं है क्या, पहली, क्योंकि मेंटल हेल्थ में आता है। फिर उसमें कोई क्राइम अकरेंस तो नहीं है कि मींस उसमें एक पर्टिकुलर एरिया में, जो सपोज पर्टिकुलर एरिया होता है उसमें क्राइम ज्यादा होता है, उसमें वो सोशल से रिलेटेड आता है। फिर एज वेल एज मेंटल से रिलेटेड, वहां पे एक्सीडेंटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगेन वो मेंटल और सोशल से रिलेटेड आती है। और नेक्स्ट आता है दैट इज ड्रग एब्यूज टेंडेंसी का मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में ड्रग्स कितनी ली जाती है, नहीं ली जाती। इन सभी चारों पॉइंट्स को हम किसमें काउंट करते हैं, सोशल और मेंटल इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं। तो देखिएगा आंसर क्या हो गया हमारा, सुसाइड टेंडेंसी इन सोसाइटी, ये इन है। ओके और दूसरा क्राइम अकरेंस रेट इन सोसाइटी, और ड्रग एक्सीडेंट एंड ड्रग एब्यूज टेंडेंसी, ये सारी चीजें, इसका मतलब आंसर हमारा हो गया ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स शायद आपने नोट किया होगा मेरा आंसर लगभग कई क्वेश्चंस में आपको ऑल ऑफ द अबव मिलेगा। ऑल ऑफ द अबव बताने का लॉजिक हमारे पास एक ही है कि यहाँ पे आप तीनों चारों चीज आप याद कर सको। यदि एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है तो आप लोग उस चीज को परफेक्टली तरीके से आप आंसर कर पाओ, इसलिए मैंने आपको ऑल ऑफ द अबव आंसर दिया है। तो यहाँ पे आपको लाइक और बेल आइकन को इनेबल करना है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। तो ध्यान दीजिएगा बेल आइकन को इनेबल करने का फायदा क्या है, क्योंकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाएगा और आप आराम से उस वीडियो के बारे में पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है आप लोगों का वो वीडियो छूट जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाते हैं। एक बार एक क्वेश्चन से ही आपकी कई बार मेरिट से चूक जाता है, वो मैं आपसे चाहता नहीं हूं। आप परफेक्टली मेरिट पे आएंगे और फार्मासिस्ट में सिलेक्शन होगा और पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस पाओगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ ASHP इज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ASHP क्या होता है। बेसिकली ये ASHP अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट है। यहाँ पे A का मतलब अमेरिकन कहला रहा है, S का मतलब सोसाइटी, H फॉर हेल्थ सिस्टम एंड P फॉर फार्मासिस्ट। ओके और दूसरा भी इसका एक दूसरा भी होता है, जो दूसरा क्या है फ्रेंड्स देखिएगा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। कई बुक्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ASHP का, अगेन अमेरिकन सोसाइटी हॉस्पिटल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ओके तो यहाँ पे देखिएगा हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है। ऑप्शन शायद आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन आ रहा है हमारा सेकंड, दैट इज अमेरिकन सोसाइटी हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्यों कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज। कम्युनिटी फार्मासिस्ट कौन होता है, ये चीज याद करने के लिए शायद ये तो शायद सबको पता होगा, क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं और फार्मासिस्ट के बारे में ही नहीं पता होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मोस्ट असेसेबल हेल्थ प्रोफेशनल टू द पब्लिक, इसका मतलब समझना, जो हमारे ड्रग स्टोर पे पर्सन रहता है, वो ड्रग स्टोर पे कौन रहता है, फार्मासिस्ट रहता है। और इस फार्मासिस्ट से आराम से पब्लिक बड़े आराम से गाइडेंस ले सकती है, बड़े आराम से ड्रग के बारे में पूछ सकती है और बड़े आराम से प्रिस्क्रिप्शन से दवाई ले सकती है। ओके तो कहने का मतलब बड़े अच्छे से असेस कर सकता है कोई भी पब्लिक पर्सन इसको। ओके दूसरा आता है हु सप्लाई मेडिसिन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब समझ में आया कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उस मेडिसिन को सप्लाई करने का काम करता है, पेशेंट को दवाई देने
का काम करता है वो ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है। दूसरा एक नेक्स्ट और आता है, हु सप्लाई मेडिसिन व्हेन लीगली परमिटेड सेल देम विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि कानूनी तौर पे यदि उस दवाई को परमिशन है तो उसको सेल कर सकता है, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ में हो तो वो सेल कर सकता है, यदि बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी उस दवाई को बेचने का परमिशन है तो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट उसको बेच सकता है। इसका मतलब सब शायद समझ में आ गया होगा। तीन हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं किसके, कम्युनिटी फार्मासिस्ट के, और ये तीनों ऑप्शन पहला आ रहा है मोस्ट असेसेबल हेल्थ प्रोफेशनल टू द पब्लिक, करेक्ट है। दूसरा आ रहा है हु सप्लाई मेडिसिन इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्रिप्शन, ये भी करेक्ट है। जो नेक्स्ट आ रहा है हु सप्लाई मेडिसिन व्हेन लीगली परमिटेड सेल देम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं हो, जब लीगल परमिशन होती है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, एपिडेमियोलॉजी इज। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी का मतलब समझना पहले। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? बेसिकली स्टडी होती है किसकी, लॉजी वर्ड जहां आता है उसका मतलब वो स्टडी है। ओके, किसकी स्टडी है, किस तरह से स्टडी है? वो साइंटिफिक स्टडी है, सिस्टमेटिक है और डेटा ड्राइवन है। मतलब वहां पे साइंटिफिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से डेटा यूज किया, फाइंड आउट किया जाता है। और डेटा किसके बारे में फाइंड आउट किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वो किस तरह से फैली हुई है, चाहे फ्रीक्वेंसी की बात होगी या पैटर्न की। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो बार बार वही हो रही है, पैटर्न का मतलब वो बार बार हो रही है, तो कब हो रही है, सर्दियों में हो रही है, गर्मियों में हो रही है, बारिश में हो रही है, वो कब हो रही है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट का मतलब उसको जो कारक होते हैं वो क्या, कौन से कारक हैं, चाहे वो उसके कॉजेज हो या रिस्क फैक्टर हो, किस किस तरह के, किस किस वजह से हो रही है, ये चीज पूछ रहा है। ओके, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हेल्थ से रिलेटेड स्टेटस की बात कर रहे हैं, या इवेंट्स। इवेंट्स नॉट जस्ट डिजीज इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, मतलब स्पेसिफाइड पॉपुलेशन का मतलब वो नाइबरहुड हो सकती है, मतलब हमारे पड़ोस में हो सकती है, पर्टिकुलर स्कूल में हो सकती है, पर्टिकुलर सिटी में हो सकती है, पर्टिकुलर स्टेट में हो सकती है, एक पर्टिकुलर कंट्री में हो सकती है, या पूरे विश्व में ग्लोबली हो सकती है। ये सारी की सारी मतलब शायद समझ में आ गया होगा। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? एक स्टडी होती है। वो कौन सी स्टडी? किसी डिजीज के बारे में कहां हो रही है और किस वजह से हो रही है यहाँ पे वो चीज, और कौन सी जगह हो रही है, ये सब की स्टडी पता करने के लिए जो जिस साइंस की बात होती है उस साइंस का मतलब होता है एपिडेमियोलॉजी। ओके, तो देखिएगा हमारा शायद पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, study and analysis of distribution pattern and determinants of health and disease condition in defined population। शायद समझ में होगा, इसका मतलब आंसर हमारा पहला ही है, दैट इज आंसर इज फर्स्ट। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स, बीएमआई इज। बीएमआई क्या होता है? शायद मैंने पहले बताया था। बीएमआई का मतलब वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स होता है। ये बॉडी मास इंडेक्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक फॉर्मूला होता है, इसको अपन बीएमआई बोलते हैं। यहाँ पे मास, एम का मतलब मास होता है, मास का मतलब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट की बात हो रही है। यहाँ पे एच का मतलब उसकी हाइट है। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है बीएमआई इक्वल टू एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर, इससे हम बीएमआई पता करते हैं फ्रेंड्स। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्या बताता है? बेसिकली मेजर ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट and weight that applies to adult men and women, मतलब उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसमें बॉडी वेट कितना है वो बताता है बीएमआई को। ओके, तो बीएमआई का शायद पहले आंसर पता लग गया था, बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। ये मैं दो या तीन बार बता चुका हूं, तो पहला ही आंसर हो गया हमारा बॉडी मास इंडिकेटर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीएमआई इज, जैसा कि बॉडी मास इंडेक्स था, ये बीएमआई नॉर्मल वैल्यू की बात हो रही है। तो फ्रेंड देखिएगा, पहले 3-4 वैल्यूज है। पहली बिलो 18.5 है, दूसरी 18.5 से मतलब 18.5 से 24.9 है, तीसरी है 25 से लेके 29.9 है, और नेक्स्ट है 30 से अबव। ओके, तो हम इन सभी को इंडिविजुअली देखते हैं। शायद आपके सामने दिख रहा होगा, ये चारों ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन के बारे में ही मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा, बिलो 18.5 होगा तो वो क्या होगा, वो पर्सन अंडर वेट होगा। यदि ये वैल्यू बीएमआई होगी किसी पर्सन या इससे कम होगी तो उस पर्सन का अंडर वेट होगा, मतलब नॉर्मल वेट से उस पर्सन का वेट कम है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, 18 इसमें 18.5 से 24 के आसपास जो है ये नॉर्मल और हेल्दी वेट है, ये नॉर्मल और हेल्दी वेट है। तो ये वाली कंडीशन आती है दूसरी। और 25 से लेके 29.9 की बात हो रही है, ये ओवर वेट है, ये ज्यादा वेट की वाली कंडीशन में आ रहा है। और 30 से ज्यादा है, ये मोटापा वाली कंडीशन है, ओबेज पर्सन कहलाता है। तो सबसे परफेक्ट जो वैल्यू होती है 18.5 से लेके 24.9 की बात हो रही है, ये आंसर हमारा शायद बी होना चाहिए, ये हमारा आंसर बी हो गया। ओके, तो इन सभी को भी आप याद कर लीजिएगा, ये वैल्यूज। और ये ओवरवेट अंडरवेट के लिए मैंने सारी वैल्यूज बता दी है, और आपके लिए क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। ओके, मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपका। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका एक लाइक, एक कमेंट और शेयर टू द फ्रेंड्स एंड सब्सक्रिप्शन जरूर बनता है। मैं फिर से आपके पास आऊंगा। थैंक यू वंस अगेन।